Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT, Negotiable Instruments Act 1881, made easy. So here we are on day number 8. Till now we have done a lot of study. Let me tell you a quick recap. सबसे पहले तो बच्चे डे नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग important concepts like types of instrument, endorsement, material alteration, negotiation, presentation सब पढ़ चुके हैं. अब हम किनारे आ रही है हमारी गाड़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसऑनर. एज यू नो दैट डिसऑनर वर्ड का मतलब ही है अपनी बात का मान न रखना. डिसऑनर का मतलब है चेक के केस में चेक का बाउंस हो जाना. हेवी पेनल्टीज आर देयर in Negotiable Instruments Act when your check or NI gets bounced. So how do you deal with it? और उसकी सारी बारीकी. There has been amendment in this and therefore I want you to listen to this lecture very carefully. एक तो एग्जाम के एंगल से ज़रूरी है. रियल लाइफ में भी आप जब एक कंसल्टेंट बनेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ यू माय डियर बच्चे आप डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, either be it CA or be it CS or LLB or CMA or MBA Finance or anywhere where you are reading this lecture or BCom, आप एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड प्रोफेशनल कोर्स की खासियत यह है कि आप व्यक्ति को सही राय दे पाएं. कोई व्यक्ति जो परेशान हो, कोई व्यक्ति जो खुद कंफ्यूज्ड हो, कोई व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे डील करे, और आप उसको एकदम सही ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, तो आपकी कंसल्टेंसी कितनी वैल्यूबल होगी आप खुद समझ सकते हैं. सो दैट्स वाई ये टॉपिक एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है एंड आप एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा. बुकिश लैंग्वेज की तरह नहीं, बुकिश नॉलेज के लिए नहीं, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए. एक आमिर खान की पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, सभी ने देखी ही होगी. उन पिक्चर में बहुत सारे अच्छे मैसेजेस थे, मोमेंट्स थे. एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक बात कही थी, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो. सक्सेस विल फॉलो. व्हाट डज दैट मीन? आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए. आप एक्सेलेंट बनने की कोशिश कीजिए. वॉट एवर यू आर डूइंग, बी अ मास्टर ऑफ योर आर्ट. जो भी आप कर रहे हैं, लाइक अभी आप नेगोशिएबल पढ़ रहे हैं, गहरा पढ़िए, पूरा समझ के पढ़िए. एग्जाम में जब वो आएगा और आपको समझ आ चुका होगा तो आगे लिखाइएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है. पास होना इज अ ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क. व्हाई आर यू ट्राइंग टू पास? ट्राई टू स्टडी. यू ट्राई दैट यू गेन गुड नॉलेज. जैसे अब ये नेगोशिएबल ही है, आप इसको पूरा तर होके समझिए तो सही. एग्जाम क्या चीज़ है बच्चे, जिंदगी के एग्जाम में आप इसको अप्लाई करिएगा. एग्जाम जो इंस्टीट्यूट पूछेगी उसकी क्या औकात है, लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन योर फेस. सो दैट्स वाई प्लीज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. स्ट्राइव दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एग्जाम पास होना इज अ ऑटोमेटिक आउटकम. आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्या आएगा, कैसे आएगा, मुझे याद आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं. हाँ, एक बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि क्वांटम बड़ा हो जाता है. लाइक व्हेन आई टीच यू कंपनीज एक्ट, तो वो बहुत फैल जाता है, इट्स वेरी बिग. तो बीइंग चुन्नू मुन्नू छोटू बच्चों, आपके दिमाग में से बारीकियाँ स्लिप होती हैं. तो रिविजन कीजिए. एक बार बात समझ में आ गई और उसके बाद आप उसका रिविजन कर रहे हैं, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है. तो दैट्स वाई प्लीज़ कीप योर फंडा वेरी क्लियर कि हमको एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को एक्सेलेंट और कंसल्टेंट बनाने के लिए पढ़ना है. उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी. एग्ज़ाम पास होना तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है ऑफ पढ़ना. सो लेट्स बिगिन पॉइंट नंबर 15 मेरे नोट्स की सीक्वेंस में, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फिर से बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी मैराथन क्लासेस का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में APT के MCQs का लिंक है. सारे लिंक्स को क्लिक कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मॉक टेस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आप वो सारी चीज़ें कर सकें. और जैसे मैं चाहती हूँ कि आप फुली प्रिपेयर्ड होके पेपर दीजिए, वैसे दम से दीजिए. काहे का कोविड, आप उससे बहुत ऊपर हैं. कोविड आपसे ऊपर नहीं है. यू विल बीट इट, you will beat the circumstances
with your grit and determination. So इसलिए सारी चीज़ों को आप क्लिक कीजिएगा और ऑफ कोर्स APT के चैनल को तो करिएगा ही. लेट्स बिगिन. डिसऑनर, अपनी बात से पीछे हटना, अपनी बात की वादा खिलाफी करना, अपने प्रॉमिस को तोड़ना, ड्यू डेट पे पेमेंट ना करना होता है डिसऑनर. डिसऑनर शब्द, ऑनर का मतलब अपनी बात का मान रखना. सो डिसऑनर का मतलब अपनी कही हुई बात की मान ना रखना, महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं रखना और ड्यू डेट पे पेमेंट ना करना. वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. बट आपको अगर लगता है कि डिसऑनर सिर्फ पेमेंट के दिन होता है, ऐसा नहीं है. कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, भाई मैं नहीं दूंगा पेमेंट. तो एक्सेप्टेंस न करना भी डिसऑनर जैसा ही तो है. आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो. ड्यू डेट की बात तो दूर गई, आप तो अभी कह रहे हो मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे पैसे देना है, तो बात तो वही हो गई. तो दैट्स व्हाई डिसऑनर कैन बी एट 2 ओकेजन्स. ओकेजन नंबर 1, जब आदमी आपसे एक्सेप्टेंस के लिए पूछने आए. ओकेजन नंबर 2, जब वो आपसे पैसे मांगने आए. दोनों में से किसी भी समय आप मना कर दे, मुझे पेमेंट नहीं देना, दैट्स कॉल्ड डिसऑनर. तो बी रेडी फॉर द सर्कमस्टेंसेस देन, कॉन्सिक्वेंसेस देन, कि अब देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. सो डिसऑनर का मतलब तो होता है पेमेंट ना करना. एक्सेप्टेंस, मैं पहले बेटा बताया मैंने तुम्हें 2 तरह के डिसऑनर होते हैं. एक्सेप्टेंस के समय डिसऑनर हो जाना किसको कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा ड्रॉई हो. मैंने तुमको कहा आई ऑर्डर यू एंड यू, 2 ऑफ यू, टू मेक पेमेंट टू मिस्टर एक्स. तो तुम 2 को मैंने ड्रॉई बनाया है. तुम 2 फ्रेंड्स बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो, और 2 जो हो, दोनों में से एक ने हाँ बोल दिया और एक ने ना, तो ये डिसऑनर ही है. जब एक से ज्यादा ड्रॉई हो और एक व्यक्ति बोल दे हाँ और दूसरा ना बोले, तो दैट इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. सेकंड, आपको मैंने इतनी बार बताया 48 आवर्स के अंदर सामने वाले को हाँ बोलना चाहिए पब्लिक हॉलीडे हटा के, और वो नहीं बोल रहा है तो इट इज डिसऑनर. उसकी मंशा ही नहीं है पेमेंट करने की, अभी हाँ ही नहीं बोल रहा है, पेमेंट क्या करेगा. तीसरा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. तुम कहोगे मैम ये बातें रिपीट क्यों हो रही होंगी ना बेटू, वो टॉपिक अलग था, ये टॉपिक अलग है, दोनों में उस चीज का रेफरेंस लेना पड़ रहा है. उसी बात को वो नॉन एक्सेप्टेंस, उसी बात का एंगल दूसरा है. 10,000 का बिल था, सामने वाले ने 6,000 एक्सेप्ट किया, हमको स्वीकार नहीं है साहब, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में डिसऑनर. इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तुम बच्चों अभी 17 साल के हो, तुम, हाँ यस तुम जो मेरा लेक्चर देख रहे हो अभी डबल प्रमोशन दिलवा दिया था घर वालों ने, तो इंटर और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो और अभी छोटे हो चुन्नू मुन्नू. सो तुम हो 17 साल के. आई ड्रू अ बिल ऑन यू, आई ऑर्डर यू टू पे 1 crore rupees टू मिस्टर एक्स. अब तुम 18 साल के नीचे हो, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो क्या एक्सेप्टेंस दोगे तुम? तो ऐसी पार्टी के ऊपर आपने बिल ड्रॉ करा है जो एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकती, तो इट इज एज गुड एज डिसऑनर. बनाने वाला मूर्ख है. सो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. देन उसके बाद मजे की बात, फिक्टिशियस ड्रॉई. देखो साहब, तुमको मुझसे 1 लाख रुपीज लेने थे, तुम आके ऑफिस में बैठ गए मेरे कि वो मैं आज पैसे लेके ही जाऊंगा. मैंने कहा भाई अभी कैश नहीं है मेरे पास. तुमने कहा नहीं आज तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा. मैंने कहा भाई कैश नहीं है, अभी मेरी क्लास है, मेरे को जाने दो, कल परसों ले लेना. तुमने कहा नहीं मैं तो पैसे लेके जाऊंगा. मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर देती हूँ. आई ऑर्डर ए टू पे टू यू ₹1 लाख. तो उस वक्त की बला टालने के लिए मैंने किसी भी XYZ का नाम लिख दिया, आई ऑर्डर एक्स टू पे टू यू. एक्स कोई था ही नहीं, तो जब तुम उस पते पर एक्सेप्टेंस लेने पहुंचे वहां कोई निकला ही नहीं, तो इट इज एज गुड एज की फिक्टिशियस आदमी के नाम पे बिल ड्रॉ करके उस वक्त की बला तो टाल ली, तो इट इज डिसऑनर. देन ड्रॉई कांट बी फाउंड आउट ऑफ रीजनेबल सर्च. तुम मेरे पास आए कि मैम आपसे मुझे 1 लाख रुपीज है. मैंने कहा ला भैया इधर आओ जल्दी से, आई ऑर्डर ए टू पे टू यू 1 लाख रुपीज. जाओ बेटा ए से जाके इसको एक्सेप्ट करा लो. तुम ए के वहां पहुंचे, ताला लगाए, घर पहुंचे, ताला लगाए. रीजनेबल सर्च के जितने ऑप्शन थे तुमने एक्सरसाइज कर लिए, कहीं नहीं मिल रहा आदमी. तो दिस ऑल स्टोरी इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. आप ये मान लो सामने वाले की पेमेंट करने की मंशा ही नहीं है, इसलिए उधर उधर भग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट.
पेमेंट के डेट पर पैसा ना देना इज कॉल्ड डिसऑनर ऑन पेमेंट। यदि प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाला मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई और चेक में जिसने चेक ड्रॉ किया है, ये लोग ड्यू डेट पर पेमेंट ना करें तो इसको कहते हैं डिसऑनर ऑन पेमेंट। नाउ दोनों में बातों में डिफरेंस है। एक मैंने तुम्हें बताया बेटू डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और एक मैंने तुम्हें बताया डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। तुम कहोगे मैम एक ही बात है, मना तो कर ही रहे हो आप, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। स्लाइट अंतर है अगर नोटिस करो तो। एग्जाम्पल सुनना। तुम मेरे पास आए, आई ऑर्डर बी टू पे टू यू 1 लाख रुपीज। आई ऑर्डर बी टू पे टू यू 1 लाख रुपीज। तुम बी के पास पहुंचे, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो कहेगा मेरा क्या लेना देना इस ट्रांजैक्शन से। तो जब तक वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। तुमको अगर पेमेंट लेना है तो तुम मेरे पे केस करोगे। तो ये डिफरेंस होता है कि आदमी अगर एक्सेप्ट ही नहीं करता तो उस पे काहे का केस। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। डिसऑनर बाय पेमेंट में तो ड्रॉई के ऊपर केस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसका मतलब ही उसने या तो पहले एक्सेप्ट कर लिया था, तभी ये वाली सिचुएशन आई ना पेमेंट की डेट। बात समझ में आई? फिर भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में लिख देना। तो दोनों में डिफरेंस तो है। होता क्या है नोटिस, क्या हमको डिसऑनर की सूचना सबको देना जरूरी है डंका बजा के? बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं कि डिसऑनर का नोटिस जरूरी क्यों है। तो समझते हैं हम सबसे पहले कि नोटिस ऑफ डिसऑनर का क्या महत्व है। देखो तुम इस एग्जाम्पल को देख के बहुत कुछ खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि ये नोटिस ऑफ डिसऑनर का फंडा क्या है। स्क्रीन पे देखो बेटे, ए ने बी को कहा आई ऑर्डर बी टू पे सी ₹1 लाख आफ्टर 3 months। डेट स्टैम्प वगैरह सब कुछ परफेक्ट था। अब इस अपने एग्जाम्पल में बताओ हु वॉज द ड्रॉअर? ए। पेमेंट करने की ड्यूटी किसकी थी? बी। और पेमेंट मिलना किसको था? सी। सो ड्यू डेट पर सी जब बी के पास गया तो बी भाई साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब सी यदि आके ए को ये बात नोटिफाई या बताएगा नहीं, तो बताओ ए को कैसे सपना आएगा कि ये पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर ए को बताया ही नहीं जाएगा तो वो कैसे पैसे अरेंज करके सी को पेमेंट करेगा। और पता चल रहा है फिर आप 1 आध साल बाद आ रहे हो तब एक ही स्थिति नहीं है, तो वो कहेगा आपको मुझे टाइम पे बताना था। दैट्स वाई बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर कंपलसरी है। यदि आप किसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, तो मैं पता है कि अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं देता है तो बात घूम के ड्रॉअर पर आ जाती है। तो यदि आप उससे पेमेंट निकलवाना चाहते हैं तो आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना कि ये पेमेंट आप दीजिए, है ना। इसको कहते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर का तथ्य कि ऐसा हो चुका है पार्टीज को बताना। आप जिसको भी जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये डिसऑनर हो गया है, अदरवाइज वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी अपनी ड्यूटी से, इतने से आपके ना बताने से। ये हम अभी अभी पढ़ के आए थे। ठीक है बेटा, तो ये जो आप सीक्वेंस मैंने आपको बताई, अब अपन देख लेते हैं कि नोटिस का पर्पस क्या है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, प्रायर पार्टीज को खबर देना हमारा एक बेसिक उद्देश्य है। सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फोकस कीजिए ऑन योर कॉन्सेप्ट। मेरे साथ डिस्कशन में फोकस कीजिए। आप सोचिए कि मैं आपके सामने ही बैठी हूं और जैसे ही डाउट आए तुरंत कमेंट्स में आप लिखिए। ये इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है कि आप पॉइंट आए और आपने डाउट लिखा तो आई एम ऑल्सो वॉचिंग कि कहाँ डाउट आया तुम्हें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट अपना सिस्टम बैठेगा। देन बाय हुम, जाहिर सी बात है जिसके हाथ में बिल है, जिसको पेमेंट मिलना था, वही तो नोटिस देगा कि ये मैं गया था और पैसे नहीं मिले, तो होल्डर या उसका एजेंट। अब एक और बात सुनो, ए ने अपना 1 मिनट रुक जाओ,
ए ने बेटा बी को प्रॉमिसरी नोट दिया था, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। सो जो डी था उसने जब ए के अकाउंट में चेक डाला वो बाउंस हो गया। तो ए किसको बताना चाहिए? ए को? सी को। अब सॉरी, डी किसको बताएगा? सी को, क्योंकि अगर वो सी से पैसे लेना चाहता है तो वो उसको बताना चाहिए। डी को ये भी पता है कि सी नहीं दे पाया तो मैं पुरानी पार्टी से भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स सारी प्रायर पार्टीज का गला पकड़ सकता है। इसलिए हो सकता है डी बी को भी बता दे उसका पता पूछ के। बट ये भी तो प्रैक्टिकल है कि बी डी मिल ना पाए। तो अब एक और कौन सी पार्टी है जिसकी गरज है कि भैया बी तक खबर पहुंचा दो? सी। क्योंकि अगर डी को पैसा लेना है तो वो सी के पास जाएगा। अगर सी को देना पड़ा तो वो किससे मांगेगा? बी। और हम कह रहे हैं बिना नोटिस मिले कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं है, तो भैया सब एक दूसरे को बता दो, इसी में अकलमंदी है। ठीक है, तो एनी पर्सन रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट टू अर्लियर प्रायर पार्टी। ये एक बड़ी बारीक बात है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं मुझसे मैम कि किसकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना। होल्डर को जितने लोगों का गला पकड़ने की इच्छा है वो उसकी गरज है कि वो सबको बताए। बट सारे लोग तो एवरीबडी इज इन अ सूप, एवरीबडी इज इन द मेस, तो हर आदमी को पता चलेगा तो वो भी पिछले को बताएगा, क्योंकि अगर पिछले को पता नहीं चला तो वो कहेगा मेरे हाथ कड़े, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये मत समझो कि कौन जाके बताएगा, ये समझो कि कैसे भी खबर पहुंचाना जरूरी है कि बाउंस हो गया है। ओके, टू हुम नोटिस किसको देना जरूरी है? सबसे पहले तो बेटा प्राइमरी पार्टी वो होती है जिसने ड्रॉ किया होता है, उसको तो पता ही होता है कि मैंने खुदाई की है, उसको छोड़ के बाकी सबको नोटिस देने हैं। वेरी ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है बेटा। सो किसको नोटिस देना है? ऑल प्रायर पार्टीज, प्राइमरी को छोड़ के। प्राइमरी वो जिसने चेक बनाया, उसके तो अकाउंट में बैंक से मैसेज आ गया होगा साले चेक बाउंस हो गया तेरा। देन एजेंट को देना पड़ेगा। जब प्रिंसिपल जैसे मुकेश अंबानी ऐसे थोड़ी सारे चेक की डीलिंग खुद करता है, तो आप उनके स्टाफ को देते हो, तो एजेंट को दे दी आपने, इनफ है। बाय चांस आदमी की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर इंसॉल्वेंसी में चला गया है केस तो लीगल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी। और अगर पर्सन की डेथ हो गई है और होल्डर को पता नहीं है ये बात, तो आपने अगर डिस्पैच भी कर दिया है ना नोटिस तो पर्याप्त है। फिर से सुन लीजिए मेरी काम की बात। अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है, आपको ये नहीं पता है कि वो निपट गया है, तो आपको कैसे सपना आएगा कि उसके बेटे के घर भेजो लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो आपने नोटिस भेज दिया है ना, और आपको पता नहीं था डेथ हो गई है, तो दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑन योर पार्ट। अब भाई नोटिस देना कैसे है? भाई दिल की बात दिल तक पहुंचानी है और अपने को पैसे रिकवर करने हैं, तो सोचो यार कि कैसे भी भेजो इन्फॉर्मेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब फोन पर भी आप कह सकते हो चेक बाउंस हो गया है भैया पैसे जुगाड़ो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इट कैन बी ओरल, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने फोन किया था। सेकंड रिटन। थर्ड रिटन की आप चिट्ठी उसके घर पहुंचाओ किसी व्यक्ति के साथ या पोस्ट से भेजो। रीजनेबल टाइम के अंदर दे देना चाहिए। ये नहीं 2-4 साल बाद बता रहे हैं कि अरे वो एक चेक दिया था ना तुमने यार, वो थर्ड पार्टी का, वो बाउंस हो गया। एंड रेसिडेंस या ऑफिस की प्लेस पर दे देना चाहिए। अब इतने टाइम से अगर तुम मेरे साथ टॉपिक पढ़ रहे हो तो जरा ये बता दो कि कब नोटिस की जरूरत नहीं है, कब नोटिस की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से। याद है तुम्हें मैंने एंडोर्समेंट में कहा था कि वो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट मेरे को बताओगे चाहे नहीं बताओगे, मैं जिम्मेदारी से खड़ा रहूंगा, नोटिस की जरूरत नहीं है उस केस में, राइट? तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में जरूरत नहीं है बेटू। उसके बाद आपको ड्रॉई मिल ही नहीं रहा साहब, आप भैया किसी को नोटिस देने के लिए उसको बताना तो पड़ता है, आदमी नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? कुछ मत करो, लॉ को बता देना कि ये हमारे प्रयास थे, ये हम गए थे, ये हुआ था, यहाँ ताला लगा था, यहाँ मिला नहीं, ऐसा हुआ। देन प्राइमरी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोमिसरी नोट में जो प्राइमरी पार्टी होती है वो होती है मेकर, तो आपको उसको बताने की क्या जरूरत है, उसको पता उसी ने खुदाई करी है। देन अगर ड्रॉअर ही ड्रॉई हो, तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है मैम, ड्रॉअर ही ड्रॉई हो, ये कहाँ, ये 2 पार्टी तो होती है मैम, ड्रॉअर ही ड्रॉई है, ये कैसे पॉसिबल है? यही तो बता रही हूँ मजेदार बात। बाय चांस नेगोशिएशन बैक होके जो ड्रॉअर था वही ड्रॉई बन जाए, तो फिर ऐसी केस में वो किसको बताए, कौन किसको बताए? ठीक। देन ड्रॉअर ने खुद ही
पेमेंट काउंटरमांड किया है। अभी मैं तुम्हारे चेक की स्टोरी में जाऊंगी तो ड्रॉअर ने खुद ने कहा है कि पेमेंट मत करना, ड्रॉअर ने खुद ने काउंटरमांड किया है तब भी जरूरी नहीं है, और नोटिस ना देने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नोटिस ना देने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो देन नोटिस इज नॉट नीडेड। तो ये अपनी पूरी यहाँ तक की स्टोरी हुई। अब यहाँ पर मैं तुमको एक छोटी सी बात और बता दूं बच्चे, कि जब भी डिसऑनर होता है तो उसके बाद आती है स्टोरी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग की। तो ये जो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग होता है ये भी मैं तुमको कराऊंगी, बट जरा सा समझ लो कि यहाँ तक तुम जरा पूरे में तुम्हें कोई डाउट है तो पहले बता दो, फिर अपन नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग तक चलें, क्योंकि उसके बाद मामला थोड़ा सा कोर्टबाजी एंड ऑल दैट पहुंच जाएगा और टॉपिक थोड़ा होने लगेगा टिपिकल। तो अगर कोई डाउट है तो इसी पॉइंट पर और सोच लो और बता दो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटिंग स्टार्ट करने के पहले जरा सा तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर लें कि तुम्हें नोटिस ऑफ डिसऑनर कितना समझ में आया। नोट्स में देखो, मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूं तुम्हारे साथ। X हैविंग अ बैलेंस ऑफ 1000, मिस्टर X जो थे उनका 1000 का बैलेंस था विद हिज बैंकर, एंड उनके पास नो अथॉरिटी, ही हैड नो अथॉरिटी वो ओवरड्रॉ कर लें, ड्रू अ चेक फॉर 5000 और चेक डिसऑनर हो गया जब वो प्रेजेंट हुआ। अब एक बात बताओ, तुम्हारा खुद का अकाउंट है, 5000 का चेक दे रहे हो, मालूम है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, बैंक में 1000 रुपए हैं, तो तुम्हें तो खुद ही पता है ना कि चेक डिसऑनर होगा, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को दोबारा क्या नोटिस देना? दैट्स वाई नोटिस नॉट नीडेड। सेकेंड, एक्स एक ड्रॉअर था। आई होप कि तुम इस बात को समझ पाए, नहीं समझे तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, इट्स अ लाइव लेक्चर, तो फटाफट नीचे कमेंट्स में लिख दो, तो मैं तुरंत के तुरंत जवाब दे दूंगी। X, a drawer of a bill, informs Y, the holder of the bill, that it would be dishonored on presentment for payment। कहने का मतलब, हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमेशा बेटू एग्जाम में भी एग्जाम्पल बना लिया करो। X ने ड्रॉ किया था बिल, किसी पर्सन पे किया होगा से Z, और Y उसका होल्डर था या पेई था जिसको पैसे मिलने वाले थे। अब इस सिचुएशन में बेटा जो X था उसको खबर लग गई कि ड्यू डेट पर Z शायद पेमेंट ना कर पाए, तो X ने खुद ही बता दिया Y को पहले ही कि जब तुम प्रेजेंट करोगे ये बिल बाउंस होगा। तो फिर जब बाउंस हुआ तो जाहिर सी बात है कि हम मान के ही चलेंगे कि X ने ही तो बताया है, उसको पता है, सो नो नोटिस इज नीडेड। आई होप तुम कनेक्ट कर पा रहे हो कि नोटिस की कब जरूरत नहीं है, या तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को पहले से खुद ही पता होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस की जरूरत नहीं है, बट ये स्थिति ऐसी नहीं होती और ड्यू डेट पर वाई जेड के पास जाता और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बाउंस होता बिल, पेमेंट नहीं होता, डिसऑनर होता, तब जरूर नोटिस देना पड़ता मिस्टर वाई को। किसको देना पड़ता? एक्स को, ताकि एक्स की लायबिलिटी फ्रीज की जा सके, जो सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रॉअर की होती है वो इन्वोक की जा सके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एज आई सेड, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। सेक्शन नंबर 99, नोटिंग। हावेवर बेटे, हमने पहले पढ़ा था इनलैंड बिल, हमारा देशी बिल, इसमें नोटिंग की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कोई फॉरेन बिल है, मतलब अगर कोई जर्मनी का बिल है और जर्मनी के लॉज के हिसाब से नोटिंग ज़रूरी है, तो उस केस में हमको नोटिंग कराना पड़ता है। सो नोटिंग का प्रोसेस समझ लेते हैं। नाउ नोटिंग क्या है? बेसिकली जो डिसऑनर हो गया है उस बात को किसी इंस्टीट्यूशन, संस्था, अथॉरिटी के नॉलेज में लाना इज नोटिंग। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि एक सपोर्टिव एविडेंस हो जाता है कि सर हमने ड्यू डेट पर इस चीज़ को प्रेजेंट किया था पार्टी के सामने और पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, ये बात हम आपको नोट करवा रहे हैं, ताकि अब हम जब कोर्ट में जाएं तो कई बार पार्टीज ये दलील पेश करती हैं दैट ये हमारे पास पैसे मांगने आए ही नहीं,
इस बात को प्रूव करने में ही 3-4 महीने निकल जाते हैं कि ये तो आए नहीं सर, आते तो हम दे देते। तो ऐसे टाइम और केस खिंचता है, सबका टाइम वेस्ट होता है। सो नोटिंग एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाती है कि नहीं साहब हम गए थे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए देखो क्या होता है, जब भी कोर्ट तुम कभी जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि नोटरी पब्लिक ऐसे करके, जनरली एडवोकेट्स होते हैं जिनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, वो नोटरी का काम करते हैं। सो जब डिसऑनर होता है, देखो प्रोसेस क्या होता है, आई टेल यू दी प्रोसेस। प्रोसेस ये होता है बेटे कि मिस्टर ए वॉज द होल्डर ऑफ द चेक, पेमेंट उनको मिलना था। जब उन्होंने बी के सामने या प्रॉमिसरी नोट बी के सामने उसे प्रेजेंट किया, बी ने मना कर दिया। सो मिस्टर ए गए नोटरी पब्लिक के पास। जो नोटरी पब्लिक थे उनके पास एक रजिस्टर होता है, वो कुछ नोटिंग चार्जेस लेते हैं और नोट कर लेते हैं। बट कब नोट करते हैं, उसके पहले वो भी एक सेकंड एफर्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एफर्ट तो किसने कर दिया था, ए ने, तो ये कायदे में सेकंड टाइम फिर से एक बार पूछते हैं कि मिस्टर बी, मिस्टर ए का कहना है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे, ये मेरे क्लाइंट हैं, ये आपके एप्लीकेशन लेके आए नोटिंग की, तो आप बता दीजिए। जब वो दोबारा नोटरी पब्लिक को भी रिस्पॉन्स नहीं देते, तब वो नोट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये डिसऑनर का केस है। तो इससे कोर्ट में एक हेल्प हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड नोटिंग। इट इज एज सिंपल एज दिस। नोटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द फैक्ट ऑफ डिसऑनर is recorded with some authority. That authority, when it notes, gives one notice, second time notice to the drawee, और ड्रॉई फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करे, तब हम लिखते हैं। इससे जब कोर्ट में केस जाता है तब कम से कम ये प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं होता कि ये आए थे कि नहीं आए थे एंड सच थिंग्स। ठीक है बेटे, सो दैट इज नोटिंग। मैंने तुम्हें पूरा कंसेप्ट बता दिया है और नोट्स में उसके बारे में बिल्कुल थरोली लिखा है कि जब अपन नोट कराते हैं तो क्या क्या अपने को बताना पड़ता है। नोटरी पब्लिक जो पर्सन होते हैं अथॉरिटी, वो क्या क्या नोट करते हैं। तो जब आप उनको हैंड ओवर करते हैं तो वो डेट ऑफ डिसऑनर लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन फैक्ट ऑफ डिसऑनर की मैंने भी ट्राई कर लिया है, इट इज रियली डिसऑनर्ड। रीजन फॉर डिसऑनर, कभी कभी जब आप लेटर भेजते हो, पार्टी वहां से शिफ्ट हो चुकी होती है, लॉक लगा हुआ मिलता है, घर तो खुला होता है पर व्यक्ति कहता है यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता, तो आपको रीजन लिखना है। या पार्टी बिल्कुल बकायदा मिलती है, कहती है हाँ नहीं दे रहे पेमेंट, तो जो भी रीजन है वो आप लिखते हैं। देन इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली डिसऑनर्ड, रीजन वाई द होल्डर ट्रीट्स इट एज डिसऑनर्ड। इस लाइन का मतलब जैसे मैंने तुमसे कहा ना कि कभी कभी पार्टी ढूंढने पर भी मिलती नहीं है, एक पता, दो पता, तीन पता, सब जगह ट्राई कर लिया, पार्टी जो थी जिसको पेमेंट करना था उसने मना नहीं किया है कि आई विल नॉट मेक दी पेमेंट, पर मिल भी नहीं रही है। दैट्स वाई होल्डर को लग रहा है कि ये डिसऑनर्ड है, तो उसको ये बताना पड़ता है कि मुझे क्यों लग रहा है। देन नोटरी चार्जेस, तो ये तो आपको सारा लिखना होता है। हमने आपको पहले ही कह दिया था बेटा कि नोटिंग इज ऑप्शनल इन केस ऑफ इनलैंड बिल बट कंपल्सरी इफ इट इज अ फॉरेन बिल, और जिस कंट्री का है वो अगर वहां पर नियम है तो इट इज कंपल्सरी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोटेस्ट सेक्शन नंबर 100, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर नोटरी पब्लिक एक अलग से सर्टिफिकेट आपको दे दे कि ये देखिए ये बिल डिसऑनर हुआ है इस डेट पे सारे तथ्यों के साथ, बस इट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट, तो तुम कहोगे अलग से एडिशनल सर्टिफिकेट लेके क्या फायदा। एक्चुअली जब कोर्ट में हियरिंग चलती है तो ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, दैट्स वाई certificate issue karna is called protest. So protest is a formal certificate issued by the notary public about the dishonor of the bill. It must be done within a reasonable time. इसकी भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे, वही बात है कि ये जो फैक्ट है, तथ्य है कि हाँ भाई डिसऑनर हो गया है, इस बात को दर्ज करना और सर्टिफिकेट इशू करना, ये इसका तथ्य, इसका पर्पस है। नाउ इसके भी कंटेंट्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम लाइक नोटिंग। किस पर्सन के लिए और किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ड्रॉर और ड्रॉई का नाम होता है। देन कौन से दिन ऐसा हुआ, ये हो गया है, कौन सी जगह हमने ट्राई किया, टाइम एंड सिग्नेचर ऑफ द नोटरी पब्लिक करके एक सर्टिफिकेट टाइप का आपको मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेस्ट। आप 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए नोटिंग एंड प्रोटेस्ट जरूर कर लें। ठीक है बेटा,
ये पिक्चर ध्यान रखना कि नोटरी पब्लिक नोटिंग करने के पहले आपको एक सेकेंड टाइम लेटर ज़रूर लिखता है ड्रॉई को, ताकि ये बिल्कुल पक्की बात रहे कि हाँ डिसऑनर है। इससे कोर्ट का टाइम बचता है एंड देयरफॉर इट्स अ गुड प्रैक्टिस। नाउ बेटे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं दिया है, रीजनेबल टाइम में आपको नोटिंग करानी होती है। जो चीज़ कंपलसरी ही नहीं है बेटे तो फिर उसका टाइम भी क्यों दिया होगा, राइट? तो ये रीजनेबल टाइम में आपको कराना है। अब मैं आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर एंड दैट इज सेक्शन 138। ये बेटा आपको सेक्शन समेत याद करना है। आपने कॉमन पार्लांस में सुना भी होगा डिसऑनर ऑफ अ चेक। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है तो तुम्हें मालूम है 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मैंने अगर तुम्हें चेक दिया है तो मैं हूं मेकर, अकाउंट होल्डर जिसके खाते में पैसे होना चाहिए। मैंने इंस्ट्रक्शन किसको दिया है? ड्रॉई, और तुम हो पेमेंट पाने वाले। नाउ बच्चे, ड्यू डेट पर तुमको मैंने चेक दिया था। यदि तुम ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें, तो हो सकता है तुम्हारी आगे की सारी स्थिति बिगड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चे सेक्शन 138 में केस फाइल होगा। बहुत ही डिफिकल्ट इसकी पेनल्टीज हैं, पता है तुम्हें? अप टू 2 times द अमाउंट ऑफ चेक। 2 times 1 करोड़ का चेक है तो 2 करोड़ तक का मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दिलवा सकता है कोर्ट। अप टू 2 times, ये कोर्ट के ऊपर है। एंड अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। क्रिमिनलाइज किया गया है डिसऑनर ऑफ अ चेक को, क्रिमिनलाइज किया गया है डिसऑनर ऑफ अ चेक को। मैं तुम्हें एक रीसेंट अपडेट दे दूं। अभी कोविड की स्थिति में गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने करीबन मई जून में एक रिसर्च एनालिसिस निकाला था कि मतलब बहुत ही लाखों केसेस सेक्शन 138 के इंडिया के कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो शायद वो इसको डीक्रिमिनलाइज करने का एफर्ट करें। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब हुआ कि ये जो जेल की सजा है 138 के चक्कर में, ये शायद गवर्नमेंट हटा दे आने वाले बजट में, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज होगा। बट ऐसी स्थिति में वो पेनल्टी को बढ़ा देंगे। अब तुम कहोगे कि मैम गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब है कि आदमी को जेल हो रही है? देखो, बिजनेस में ऊंच नीच चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की सिचुएशन इतनी खराब होती है, उसका इंटेंशन मैलिफाइड नहीं होता है, तो आप सिविल केस करो, अटैच करो प्रॉपर्टी, पैसे रिकवर करो, दिवालिया घोषित कर दो जी उसको। पर जेल में डालने की कौन सी बात होती है? जेल तो हमेशा मैलिफाइड इंटेंशन के लिए होना चाहिए ना। तो एक्चुअली इसको जो क्रिमिनलाइज किया हुआ है वो तो शुरू से होना ही नहीं चाहिए था। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको चेंज करे, विल बी अ वेरी 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 बिग चेंज। और दूसरा, तुम सोचोगे कि मैम गवर्नमेंट को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? गवर्नमेंट को ये फर्क पड़ रहा है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ये अगेंस्ट है ये सिस्टम। क्यों बच्चे? अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको लगता है इंडिया का ये वाला लॉ इतना डेंजर है, वहीं बैठ जाएंगे इंडिया के जेल में अगर गलती से बिजनेस में ऊंच नीच हो गई। और हमारी मोदी सरकार का अभी एफर्ट चल रहा है कि कैसे भी करके हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को ऊपर लाएं। इसलिए आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, इन 4-5 एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज करने की सिचुएशन चल रही है। देखो, तुम अब जब लॉ पढ़ते हो ना, तो तुम्हें अपने आसपास हो रही सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। और जब तुम इन चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो तुम फील करोगे कि पढ़ाई इज़ नॉट दैट टफ। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट नो। अगर कोई क्लाइंट तुम्हारे पास ये सलाह लेने आएगा तो तुम उसे बता तो सको कि भाई चेक आज की डेट में तो बाउंस कराने में कोई समझदारी नहीं है। 6 months के अंदर, पहले तो सालों सालों चलते थे। 6 months के अंदर जज के ऊपर प्रेशर रहता है फ्रॉम द हायर कोर्ट कि आप निपटाइए मामले। तो वो तो लोग कुछ भी पेशियों पे पेशियां बढ़ाते जाते हैं, बट ये सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। द होल मशीनरी इज इन्वॉल्व। और एडवोकेट्स जो हैं, कहीं ना कहीं मैं भी एक LLB हूँ, बट अननेसेसरी की चीज के लिए काम खिंच रहा है और हो कुछ नहीं रहा। सो पढ़ते हैं हम सेक्शन 138, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑनर ऑफ अ चेक। ये सिर्फ चेक के ऊपर एप्लीकेबल है और इसलिए इसमें चेक से रिलेटेड बहुत सारी बातें आएंगी। तो सबसे पहले बच्चे प्रोसेस क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो। तुम्हें मालूम है कि हर चेक की वैलिडिटी पीरियड आज की डेट में 3 months होती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि चेक उस पीरियड में प्रेजेंट हो जाना चाहिए, तो 138 लागू होता है। आप खुद डेट के बाद चेक प्रेजेंट करोगे
वैलिडिटी पीरियड खत्म होने के बाद तो बैंक उस चेक को देखेगा ही नहीं, तो ऑनर करना तो बहुत दूर की बात है या डिसऑनर करना बहुत दूर की बात है, तो तब ये लागू नहीं होता। सो होता क्या है बेटा, देखो मिस्टर ए ने बी को एक चेक दिया। अपन ऐसा मान लेते हैं कि अपने एग्जाम्पल में ए वॉज द मेकर ऑफ द चेक एंड बी वॉज द पेई। तो ए ने बी को चेक दिया, बी ने अपने बैंकर को कहा, पूरा प्रोसेस इमेजिन करना कि सर आप इसको कलेक्ट कर लाएं, आपको कोई चेक मिलता है तो आप ऐसे ही करते हो। उसके बाद जब बैंक क्लियरिंग हाउस के थ्रू कलेक्ट करने गया तो बी के बैंकर को पता चला पेमेंट रिकवर नहीं हुआ, तो वापस बी के बैंकर ने खबर दी बी को, इसको कहते हैं नोटिस। तो उन्होंने नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया विद रीजन कि भाई क्यों हुआ बाउंस, कभी डेट हो जाती, कभी ओवर राइटिंग हो जाती, कभी सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारे छोटे छोटे जो कारण हैं ये तो तुरंत सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कौन पार्टी चाहेगी कि अननेसेसरी इसके चक्कर में सालों केस लड़ो। भैया केस जब लड़ना होता है तो एडवोकेट की फीस लगती है और दसियों काम है, तो हर आदमी एमिकेबली माने आपसदारी में बात करके सॉर्ट कर लेता है, इसलिए रीजन हमेशा वो लिखते हैं। जब रीजन लिखा हो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, पैसे पर्याप्त ना होने पर, अकाउंट के क्लोज हो जाने पर, और भी बहुत सारे रीजन से बताऊंगी, तो जब फाइनेंशियल रीजन की वजह से चेक बाउंस हो तो 138 मेजरली इन्वोक होता है। तो जब मिस्टर बी को पता चला अच्छा ये चेक बाउंस हो गया, आजकल तो इट्स इंस्टेंट, क्योंकि आपके मोबाइल पर ई बैंकिंग की फैसिलिटी ही ये है कि जैसे ही चेक बाउंस हुआ सेम डेट पे आपको उसी वक्त पता चल गया। आपको किसी ने चेक दिया, आपने बैंक में डाला, बाउंस हो गया तो बैंक तुरंत बता देता है, तो इसको नोटिस मिल गया आपको कहते हैं। पहले राइटिंग में नोटिस आता था, अब तुरंत आ जाता है व्हाट्सएप पर एस टेक्स्ट मैसेज। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको जिसका जो पेई था उसको 30 डेज के अंदर राइटिंग में नोटिस देना है दूसरी पार्टी को कि साहब आपका ये चेक बाउंस हो गया। देखो अब हमेशा इंटेंशन मैलिफाइड नहीं होती। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तुम्हें, सीधी सी बात है कि अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स फी का चेक दे रहे हैं, मैं उसी अकाउंट में डाल रही हूँ, उसी अकाउंट में सपोजिंग हमारा बिजली का बिल आ रहा है, तो सपोजिंग हमको किसी 10 स्टूडेंट्स ने फी दी, हमने उनका चेक बैंक में डाल दिया, राइट। अब हमने किसी पर्सन को से बिजली विभाग को 50,000 का चेक दे दिया बिजली के बिल का, तो अब हमारा 50,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया हुआ है बिजली विभाग को। इधर 3 बच्चों के स्टूडेंट के चेक बाउंस हो गए तो वो पेमेंट वहां कम पड़ गया और हमारा चेक बाउंस हो गया। इंटेंशन तो खराब थी नहीं भाई, इसी तरह से कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज चलता है, लोगों के पास से पेमेंट आते हैं और दूसरी जगह पेमेंट्स होते हैं, राइट। अब क्या हुआ कि जब बिजली विभाग ने हमको बताया कि 30 डेज के अंदर कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो हमारी इंटेंशन तो थी नहीं, हमने एडिशनली पैसे डाले और चेक क्लियर करा दिया, मैटर क्लोज। बट अगर हमारी नियत ही नहीं थी पेमेंट करने की, तो वो लोग हमको 30 डेज में तो नोटिस देना है और 15 दिन का टाइम देंगे कि आपको अगर पेमेंट करना है तो देखिए आप 15 दिन में कर दीजिए। तो जैसा मैंने कहा गलती से कभी बाउंस हो जाते हैं चेक, कोई ऐसा हमेशा इंटेंशन खराब नहीं होती, तो आप 15 दिन में पेमेंट कर दो, खत्म हो गई बात, वही मैटर क्लोज। जैसे ही आपको नोटिस मिला कि अच्छा ये चेक बाउंस हो गया है, तो आप जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो पे कर दो, बचा हुआ क्या पूरा ही होगा। उसके बाद भी 15 दिन के बाद भी जब आप पेमेंट नहीं करते तो ये सिद्ध हो जाता है कि आपकी पेमेंट करने की मंशा ही नहीं है। तब मिस्टर बी जो पेई थे, ऐसे व्यक्ति को अब की बार केस फाइल कर देना चाहिए सीधे कोर्ट में जाकर। सेक्शन 138 का ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट है आज की डेट में। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब आपको जेल तक जाना पड़ेगा, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। सो 30-15-30 30-15-30 30-15-30 आपको याद रखना है। जिस पार्टी के पास चेक था द पेई, कॉज ऑफ एक्शन माने क्यों आप ये एक्शन ले रहे हो, दैट इज बाउंसिंग का नोटिस मिलना। सो नोटिस मिलते से ही, नाउ इसमें भी बड़ी बारीकी है, अगर ई बैंकिंग नहीं है, से आपका कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वहाँ ई बैंकिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है कुछ कंपनी बैंक्स इंडिया में, तो आपको मोबाइल पे नोटिस नहीं आया, उन्होंने आपको चिट्ठी भेजी, तो जिस दिन बाउंस हुआ वो अलग डेट थी, उन्होंने चिट्ठी बैंक ने आपको खबर दी वो अलग डेट थी, आपको चिट्ठी मिली वो अलग डेट थी, तो कौन सी डेट से मानेंगे 30 दिन, जिस दिन आपको खबर मिली, यू आर नोटिफाइड, यू जिसको पेमेंट मिलना था,
उसके बैंक ने उसको कहा हम पेमेंट नहीं कलेक्ट कर पाए, तो वहां से 30 डेज में आपको जिस आदमी ने चेक दिया था आप उसको खबर दीजिए। उस खबर में लिखिए कि मैं आपको जिस दिन ये मेरी खबर पहुंच रही है वहां से 15 दिन का टाइम दे रहा हूं कि आप मुझे पेमेंट दीजिए। वो भी 15 दिन बाद पेमेंट ना दे तो फिर आप केस कर दीजिए। अब की बार आपको उस पार्टी के पास नहीं जाना, अब की बार आपको कोर्ट में जाना है। सेक्शन 138 में 138 में जब आप जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसके पहले आप अगर नोटरी करवा लेते हैं तो थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप दोनों काम पैरेलल भी कर सकते हैं, इधर कोर्ट में केस करवा लीजिए और उधर नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करा लीजिए, तो कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। दोनों काम पैरेलल भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आप मान के चलिए कि 30 डेज के अंदर आपको चेक मिला है। जैसे आपको खबर मिली बाउंस हुआ, 30 डेज के अंदर आपको सेकंड पार्टी को इन्फॉर्म करना है, उसको 15 दिन का समय देना है और 16th डेज से 30 डेज के अंदर नेक्स्ट फिर आपको 16 से शुरू होगा, वहां से 30 डेज के अंदर कोर्ट केस करना है। आई होप इट इज क्लियर। इट्स 30-15-30 30-15-30 30-15-30 आप दिमाग में बसा लीजिएगा, 30-15-30। ठीक है बेटा। अब एक और बात यहां सुन लीजिए, जब भी लॉ में डेट्स होती हैं तो जिस अथॉरिटी के समक्ष अपन फाइल कर रहे होते हैं उनके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं अधिकतर कि रीजनेबल कारण के कारण आप 30 डेज में केस नहीं कर पाए तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। अब आप बताइए, कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, घर से निकलना ही अलाउड नहीं है, आप कैसे अपने एडवोकेट के पास जाएंगे, कैसे कोर्ट केस फाइल करेंगे, किसी को पता थोड़ी होता है एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हैं। तब उस केस में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि इन 30 डेज को वो कैसे डील करे। बट आप एज अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पूरा लॉ कॉमन सेंस पे चलता है बेटू, पूरा लॉ लॉजिक और रीजनेबल चीजों पे चलता है। कोई भी गन पॉइंट लेके नहीं बैठा, तुमने 30 दिन में केस नहीं करा अब तो देखना तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, डूब गए परमानेंट पैसे। आप कोर्ट में कन्विंस कर दो भाई रीजनेबल कॉज है, आप ही ने लॉकडाउन लगाया, मैं कहां से निकलूं। ठीक है, तो ये याद रखना 30-15-30 मैंने प्रोसेस तुम्हें बता दिया है। अब जरा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। देखो तुम्हारा चेक, अब मैं 2-3 केसेस बड़े रियल लाइफ के प्रैक्टिकल बता रही हूँ, तो मैं बड़ा मजा आएगा एकदम प्रैक्टिकली मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ बिकॉज वी ऑल्सो रन एन एंटरप्राइज कॉल्ड APT। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट का चेक बाउंस होता है, कभी हम किसी को पेमेंट करते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, रेयर 10-15 साल में एक आध बार तो ऐसा हुआ ही है कि बाय मिस्टेक चेक बाउंस हो गया। तो इस वजह से आपको क्या ध्यान रखना है, सपोजिंग मेरा कोई अकाउंटेंट है, मैं बाहर जा रही थी तो मैंने 3-4 चेक साइन करके दे दिए और 3-4 चेक साइन करके दे दिए और कि कहा तुम ये पेमेंट्स कर देना। आई वेंट आउट ऑफ टाउन, उसके दिमाग में बेईमानी आ गई, चेक तो मेरा साइन पड़ा ही हुआ था, तो उसने किसी का भी नाम लिख के चेक प्रेजेंट करवा के और मेरे खाते में उतने पैसे नहीं थे, बाउंस हो गया। जब वो पार्टी ने मुझ पे केस कर दिया तो मैंने जाके कोर्ट को कहा कि साहब मैं इनको जानती नहीं हूं, मेरा इनसे कोई लेना नाता नहीं है। तो कोर्ट उस आदमी को सपोर्ट करेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास रहेगा कि हम तो ये मान के चलेंगे आपको कंसिडरेशन मिली है, आप प्रूव करिए कि आपने उस व्यक्ति से कोई कंसिडरेशन नहीं प्राप्त की है। हम तो यही मान के चलेंगे कि आपने चेक साइन करा है तो आपको पैसे देने थे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु हैज साइंड। ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो हर आदमी कहने लगे कि मेरा तो कोई वही नहीं है रोल, तो आप प्रूव करो। तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने चेक नहीं दिया। अब तुम कहोगे मैम आप प्रूव कैसे करोगी, वही तो लॉयर्स का काम है कि वो प्रूव करवा देते हैं विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि भाई किसी से भी आप कोई सर्विस लोगे तो कोई बिल, कोई कनेक्शन, कोई ईमेल, कोई बातचीत, कुछ तो होगा, वो कुछ तो बताए। हम बताएंगे देखिए ये हमारी चैट, हमने कभी आज तक इनसे बात नहीं की, हमारे ये मेल कभी हमने इनसे बात नहीं की, वो कोर्ट का प्रोसेस लॉयर करते हैं। सो वो आप हटाओ अलग। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमको प्रूव करना पड़ेगा जिसने चेक साइन किया कि हम इनको जानते हैं कि नहीं। हाँ, अगर मैं प्रूव कर पाई कि साहब मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं मिली है तो मैं ही जीतूंगी, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, ड्यू डेट थी 20 अगस्त। मैंने तुम्हें फिर फोन लगाया
कि यार मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज़ तुम चेक प्रेजेंट मत करना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, मैं ये वाला केस पहले ले लेती हूँ। मैंने तुमसे कहा यार प्लीज़ चेक प्रेजेंट मत करना, मेरे ऐसा रिक्वेस्ट करने के बाद भी, मैंने तुम्हें चेक दिया था, तुम पे ही थे, मेरे ऐसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुमने चेक प्रेजेंट कर दिया, तो क्या मुझ पे 138 लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बच्चों 138 इज एन इररिवोकेबल मैंडेट। इररिवोकेबल का मतलब ठाकुर की जबान है, एक बार आपने दे दी तो आपने दे दी। तो एमिकेबली आपस में बातचीत करके तुम मान गए, ठीक है 10 दिन बाद चेक प्रेजेंट कर दूंगा, वो चलता है। बट मेरे रिक्वेस्ट करने पर भी तुमने चेक डाल दिया और चेक बाउंस हो गया, तो मैं बिल्कुल पनिशेबल हूँ अंडर 138। मुझ पे 138 का केस लगेगा। मुझे तब भी अकल आ गई तो मुझे पेमेंट कर देना चाहिए, झंझट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। देन तो अब इसके अलावा एक और, ये तो मैंने ये वाला केस बोला कि अगर आदमी रिक्वेस्ट करता है कि चेक मत प्रेजेंट करो। इन केस ऑफ गिफ्ट क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होगा? नो, 138 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गिफ्ट। क्यों? हमने पढ़ा था जब तक कंसिडरेशन इमीडिएट पार्टीज के बीच में एक्सचेंज ना हो, केस ही नहीं बनता। मैंने तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें 5,000 रुपए का गिफ्ट चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तुम सोचो 138 लगा दे मैम पे, नहीं लगेगा, क्योंकि कंसिडरेशन तुमने तो मुझे कुछ दी नहीं थी। तो दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन एक्सचेंज होने पर ही ये लगता है। इसी बात पर से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ, मजेदार एग्जाम का क्वेश्चन था, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया। बी जो थे वो कुछ सामान ट्रक से भिजवाने वाले थे ए तक, दोनों दूसरे अलग अलग शहरों में थे, इंडिया के ही। तो ए जो थे, बी से उन्होंने कुछ सामान खरीदा, बी ने वहां से ट्रक से सामान रवाना करा, इधर ए ने चेक रवाना कर दिया। चेक बी को मिल गया, पर उधर ट्रक जो है खाई में गिर गया। तो ए के पास गुड्स कभी पहुंचे ही नहीं। तो ए ने क्या अकलमंदी की कि तुरंत अपने बैंक को फोन लगाया कि ये जो 1 लाख का चेक मैंने दिया है, इसको स्टॉप पेमेंट लगवा रहा हूं, मैं काउंटरमांड कर रहा हूं, अपनी कमांड को रिवर्स कर रहा हूं, ये चेक प्रस्तुत हो तो आप पेमेंट मत कीजिएगा। तो अब क्या हुआ कि ये चेक प्रेजेंट हुआ, बैंक ने देखा कि हमारे क्लाइंट ने कहा है स्टॉप पेमेंट, तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया। क्या इसमें 138 लगेगा? देखो मेरे बच्चे, लगेगा तो सही, परंतु मिस्टर ए को ये सिंपली बस इतना प्रूव करना है कोर्ट में कि सर देखिए ये ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, गुड्स मुझे कभी मिले ही नहीं, मेरे पास कोई रिसीविंग इनवॉइस नहीं है, तो जब कंसिडरेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं मैंने ही चेक दिया था, मेरे ही साइन है, सब सही था, बट जब गुड्स ही रिसीव नहीं हुआ है, व्हाई शुड आई मेक द पेमेंट? तो ए केस जीत जाएगा, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के आप कैसे, क्यों वो कर रहे, यू हैव टू प्रूव द कंसिडरेशन, ठीक है, बट प्रूव ए को ही करना पड़ेगा, प्रूव ए को ही करना पड़ेगा। कोर्ट विल बी स्टैंडिंग विद द पर्सन जिसके हाथ में चेक है पेमेंट मिलने वाला, ठीक है बेटा। तो स्टॉप पेमेंट अगर है और कंसिडरेशन रिसीव नहीं है तो केस नहीं बनेगा। बट ए को साहब केस चेंज, ए ने बी को चेक दिया, बी ने गुड्स रवाना करे, गुड्स ए के यहां तक आ भी गए, आने के बाद ए ने गुड्स को रखवा भी लिया गोडाउन में। अब ए का मन पलट गया और उसने अपने बैंक को फोन कर दिया ये चेक आए तो पेमेंट मत करना। चेक प्रेजेंट हुआ, बैंक ने मना कर दिया, 138 लगेगा कि नहीं? बिल्कुल एप्लीकेबल है 138। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट पर भी 138 लगता है, केस लगेगा और ए हारेगा, क्योंकि बी प्रूव कर देगा कि ये इनवॉइस देख लीजिए, नाके की रिसीट है, मैंने सामान भेजा है, वहां तक पहुंचा है, सब कुछ बता देगा वो, तो दोनों की प्रूफ हो जाएगी कि भाई उसको गुड्स मिले हैं, तो बिल्कुल उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत दिमाग लगा के बच्चे कंसेप्ट को पकड़ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने चेक दिया था, आपको कंसिडरेशन मिली थी, फिर आपने स्टॉप पेमेंट लगा दिया तो बचोगे नहीं, केस लगेगा। आपने पार्टी को रिक्वेस्ट की थी सर चेक मत लगाना, उसने फिर भी लगा दिया, बिल्कुल 138 लगेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। 138 बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है बच्चों, कोई भी मन में डाउट आए तो मेरे को कमेंट्स में लिख देना कि मैम ये वाला पॉइंट बता दीजिए, बट आज ही, बाद में आई विल नॉट एंटरटेन दी डाउट्स। आई टोल्ड यू कि ये लाइव क्लास की तरह इसको आप लीजिए, और जो आपको डाउट है आप अभी लिखिए, इफ यू मिस द क्लास एंड देन आई कांट हेल्प यू,
ठीक है बेटा, तो मैंने तुम्हें सारे केसेस बता दिए कि सेक्शन 138 स्टॉप पेमेंट पर भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 138 गिफ्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 138 आप पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहे हो नॉट टू प्रेजेंट तो भी एप्लीकेबल है। सब जगह मैंने बता दिया। अब जरा और सुन लो ऑफेंसेस बाय कंपनी। देखो भाई, इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया है लॉ ने 141, याद करने की जरूरत नहीं है बट रेफरेंस दे रही हूँ। ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई पार्टी ऑफेंस करती है तो वो तो एक इंडिविजुअल है, बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को ये सब कंपनी के नाम का चेक है, सपना कैसे आएगा कंपनी को कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली कंपनी को चलाने वाले तो लोग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो कंपनी तो निपटेगी निपटेगी, राइट? पर जेल कौन जाएगा? कंपनी को कैसे जेल भेजोगे? वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट निपटेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से रख लीजिए इसको लिख के कि कंपनी के केस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी द पर्सन हु विल बी पेनलाइज्ड। जो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो दोनों की जॉइंट लायबिलिटी रहेगी, और जो इम्प्रिजनमेंट की क्रिमिनल ऑफेंस की पेनल्टी है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की होगी। कौन होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? बच्चे, ये मैंने आपको जब कंपनीज एक्ट पढ़ाया था तब डेफिनेशंस में पढ़ाया था ऑफिसर इन डिफॉल्ट। वैसे तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट वह व्यक्ति होता है जिसको काम सौंपा जाए, बट इन केस ऑफ नो पर्टिकुलर पर्सन बीइंग गिवन द वर्क, द एंटायर डायरेक्टर्स आर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट एक्सेप्ट नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर जनरली बेटे वो होते हैं जिन लोगों को कोई लोन जिनसे आप लेते हैं, वो ये अपन थोड़ा ऑफ ट्रैक जाके बात कर रहे हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर्स बेटा जनरली, जैसे कि आपने किसी बड़े बैंक एसबीआई से लोन लिया, उन्होंने अपना एक बोर्ड पे डायरेक्टर बिठा दिया कि सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करे। अब उस आदमी को क्या पता आपके खाते में पैसे हैं कि नहीं? वो ऑपरेशंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ मीटिंग्स में जो पॉलिसी डिसीजंस के लिए है, तो वो नहीं आएगा इस कैटेगरी में, बट बाकी सब आएंगे। सो सारे डायरेक्टर्स, इफ देयर नो पर्टिकुलर पर्सन, ये आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो इसको कहते हैं पढ़ाई, जस्ट कनेक्ट द पढ़ाई। सो सेक्शन 141 कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसने ये ऑफेंस किया है वो एक कंपनी है, तो क्या होगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी डीम्ड गिल्टी। इन्होंने खुद भी डिफाइन किया है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंसेप्ट तो आपको पता ही है, डेफिनेशन भी देख लीजिए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु वाज इन चार्ज and responsible for the conduct of the business at the time of default. At the time of default, what is the implication of this point? इसका मतलब है कि भाई डायरेक्टर्स तो रोटेशन में चेंज होते रहते हैं ना। तो चेक बाउंस हुआ था 2016 में, और आज की डेट में 2020 में डायरेक्टर कोई और हैं, तो ये भी तो डायरेक्टर है। एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट जो लोग डायरेक्टर से, जाहिर सी बात है वही ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है बेटा? सो हाउएवर, कोई अगर ये बात प्रूव कर दे कि ये मेरी नॉलेज के बिना हुआ है एंड मैंने पूरी ड्यू डिलिजेंस अप्लाई की थी कि ये चीज ना हो, तो वो बच जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा आप, और पूरा लिख के आइएगा एग्जाम में। और मैंने आपको बोला कि नॉमिनी डायरेक्टर्स कभी भी इसमें प्रोसिक्यूशन में नहीं आएंगे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों, उसका मतलब सिस्टम ही अलग होता है नॉमिनी डायरेक्टर्स का। ओके, सो ये आप पढ़ लीजिएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कोई भी डाउट हो तो लिख दीजिएगा। नाउ अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके साथ देती हूँ, डिस्कस करती हूँ। प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर थे। मेरे एग्जाम्पल को जो मैंने लिखा है, अभी एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर रही हूँ। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर थे। तुम्हें मालूम है कि शेयर होल्डर को हर वर्ष डिविडेंड का चेक तो मिलता ही है अगर कंपनी डिक्लेयर करती है। तो ये जो हमारे शेयर होल्डर थे, एक दिन शॉपर्स स्टॉप पहुंचे। शॉपर्स, लॉकडाउन इनके शहर में नहीं था, तो ये शॉपिंग करने शॉपर्स स्टॉप पहुंचे। इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे और इन्होंने वही का वही डिविडेंड का चेक एंडोर्स करके, एंडोर्स तो आदमी कर ही सकता है ना बॉस, आगे दे सकता है, एंडोर्स करके दे दिया और वो चेक हो गया बाउंस। कंपनी थी रिलायंस। तो अब बताओ इस केस में कौन फंसेगा? कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट या मिस्टर ए? सबसे पहले कंपनी, साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो 138 का जो केस लगेगा उसमें ए कोई पार्टी नहीं माना जाएगा, सीधे कंपनी पे केस लगेगा, रिलायंस का अगर चेक था तो, और उनके ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर। बट एक बात ध्यान रख लेना, बाय चांस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई,
बाय चांस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और ए गुड्स ले चुका था, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मिस्टर ए के ऊपर गुड्स या तो वापस करे या फिर पेमेंट करे, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अलग लग जाएगा। बट चेक की जहां तक बात है वहां ए का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, शेयर होल्डर इज नॉट ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इज अ नॉर्मल पर्सन। मिस्टर एग्जाम्पल 2, मिस्टर ए एक प्रमोटर थे। तुम्हें मालूम है कि प्रमोटर्स को भी शुरू में अपने प्रमोटर्स के रेम्यूनरेशन के लिए कई बार कंपनी चेक देती है। तो तुम्हारे को लगेगा प्रमोटर तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, ये तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता ही होगा। नो, प्रमोटर तो बेटू कंपनी के फॉर्मेटिव कामों को करता है। वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड तो वो अलग हो जाता है जनरली, और या फिर वो डायरेक्टर का पद ले लेता है। तो यहाँ सिर्फ प्रमोटर लिखा है। सो देयर इज अ प्रमोटर, उसने जाके कुछ शॉप पे परचेज किया। इज ही ऑफिसर इन डिफॉल्ट? नो, ही इज नॉट ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी जाएंगे लपेटे में, नॉट प्रमोटर। Promoter is not officer in default. If a promoter becomes director after formation, then he is officer in default. ठीक? ओके बेटा, यहां पर मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगी तुमसे कि ये जो चेक कंपनी, ये जो अपनी बैंक है ना, इसके बाउंस करने के रीजन बहुतेरों हैं। इसका बाउंस करने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट में पैसे नहीं है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, एकदम प्रैक्टिकली सुनना, सुनते जाना बस ध्यान से, कान इधर लगाओ। सब नोट्स में लिखा है बॉस, एवरीथिंग इज रिटन देयर इन द नोट्स, तुम इधर ध्यान दो। बहुत मन से बनाए तुम्हारे लिए नोट्स, कहीं कोई कोना नहीं छोड़ा है। मेरी वैसे भी आदत है कि 100% ही कवरेज, कोई मेरे टॉपिक के बाद कोई कोना ना छूटे जहां बच्चे को लगे कि अब ये मैं खुद देख लूं। आई डोंट लीव एनीथिंग फॉर दैट। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू बिकम क्रिपल्ड एंड आई डोंट वांट यू टू बिकम एकदम स्पून फीडिंग, बट येस आई ओपन योर आईज कि इतना सारा करना है आपने। शॉर्टकट में पढ़ाई नहीं होती है, शॉर्टकट में फिर रिजल्ट भी शॉर्टकट आते हैं, लिस्ट में से कट हो जाते हो, शॉर्टकट। ठीक है। उसके बाद तो चलो भैया, अपन बात कर रहे थे बैंक कब कब डिसऑनर करता है। चेक सुनना ध्यान से, सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। मैंने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया, 20 अगस्त 2020 उसकी तारीख थी। रचना दुबे मैंने साइन करा, डेट लिखी, 1 लाख रुपए लिखा, सब कुछ शानदार था। 20 तारीख चेक की डेट थी साहब, आप पहुंच गए 19 तारीख को, आपको बहुत जल्दी पड़ी है, बैंक बिल्कुल चेक वापस कर देगा। सेकंड, मैंने आपको ओपन चेक दिया था। ओपन चेक का मतलब उस पर क्रॉसिंग नहीं थी, तो ओपन चेक काउंटर पे जाके लिया जा सकता है। हमारा आईसीआईसी बैंक साहब 6 बजे बंद हो जाता है, आप पहुंचे रात के 8 बजे, ताला लग चुका था, बैंक ने वापस कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो फिर भी इसको चेक डिसऑनर ही माना जाएगा। तीसरा, सपोजिंग मेरा बैंक था भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भोपाल वैसे ग्रामीण एरिया तो नहीं बचा, बट सपोजिंग कोई भोपाल कोऑपरेटिव बैंक है, वहां का चेक था, वहां कोर बैंकिंग नहीं थी। एमपी नगर की जो भोपाल में ब्रांच है, वहां मेरा अकाउंट था, मैंने वहां का चेक दिया था, और आप टीटी नगर की ब्रांच में पहुंच गए तो उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल हो सकता है। चौथा, मैंने आपको तो चेक दिया था, बट आप मुझे कुछ गुड्स देने वाले थे जो मेरे तक नहीं पहुंचे, तो मैंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। तो बैंक की कस्टमर मैं हूं ना, बैंक पहले मेरी सुनेगा, आपका चेक वापस कर देगा। वापस होने के अनेकों रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रही हूं। मैंने आपको 1 लाख का चेक दिया, मेरे अकाउंट में 90,000 रुपए थे, ओवरड्राफ्ट की कोई फैसिलिटी मैंने नहीं ली हुई थी, तो बैंक चेक वापस कर देगा। इसको प्योर इनसफिशिएंट फंड्स कहेंगे। उसके बाद बैंक जो था, मैंने जो आपको चेक दिया था, मेरे सिग्नेचर में मिसमैच हो गया। मैं नॉर्मल जो सिग्नेचर करती हूँ, उस दिन मैंने पता नहीं कौन से धुन में थी, पूरा रचना पारक दुबे लिख दिया, तो फिर चेक वापस हो गया। नेक्स्ट, मैंने आपको 20 अगस्त का चेक दिया था, 20 अगस्त से 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है और फिर इनवैलिड हो जाता है। आप अगले साल आ रहे हैं अगस्त में, तो भैया बैंक तो लौटाएगा ही ना, 3 महीने वैलिडिटी पीरियड होती है, कोई जिंदगी भर थोड़ी होती है। देन मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया उस बैंक से, तो बैंक लौटाएगा। अब आपके मन में आएगी मैम इसमें किस किस में 138 लगेगा? बिल्कुल आपके मन में आना चाहिए, जहां भी फाइनेंशियल डिफॉल्ट है 138 लगेगा। आप चाहें तो मैं एक एक केस आपको डिटेल में बता सकती हूँ, बट दैट्स नॉट नीडेड। इसलिए अभी अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रीजन जरूर बता रही हूँ। कौन से रीजन में 138 अप्लाई होगा नहीं होगा, ये कॉमन सेंस से आप देख लीजिएगा। ये फाइनेंशियल डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें 138 लगना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। डाउट होगा तो मुझसे को नीचे लिख के पूछिएगा कॉमेंट्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ,
अब मैं अपना एग्जाम्पल हटा दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद के एग्जाम्पल बड़े डेंजरस हैं। एक आदमी ने दूसरे को चेक दिया, मिस्टर ए ने चेक दिया किसी को, अब मिस्टर ए ल्यूनेटिक हो गए, एक ईश्वर ना करे उनको कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे चले गए। बैंक को परिवार वालों ने खबर दे दी, बैंक चेक क्लियर नहीं करेगा। जैसी पर्सन ल्यूनेसी हो जाए या इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोमा में चला जाए, बैंक चेक नहीं करेगा। मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट ने कह दिया, आप स्टे लगा दिया, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। मिस्टर ए का कोई झगड़ा कोर्ट में पहुंचा, इनकम टैक्स में पहुंचा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कह दिया अकाउंट फ्रीज, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। पार्टी की डेथ हो गई और डेथ होते से ही लीगल एयर ने कह दिया कि सर प्लीज अकाउंट रोक दीजिए, तो बस बैंक रोक देगा। अब सारे फैसले होने के बाद कि किसको कितना पेमेंट मिलना है तभी चेक क्लियर होगा। तो ये इतने सारे रीजन होते हैं बेटा जिसमें चेक डिसऑनर होता है। आपको मैंने नोट्स में दिया है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। पहले एग्जाम का ये क्वेश्चन था, फिलहाल तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कारणों से चेक बाउंस हो सकता है। इनमें से कुछ ही कारण में लगता है 138, बट एक बात मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते समय पढ़ाई थी, विंडिक्टिव डैमेज, याद है आपको? हमने पढ़ा था कि जब हमारे अकाउंट में पैसे हैं और बैंक उसको बिल्कुल दे सकता है पेमेंट और फिर भी बैंकर ने चेक बाउंस कर दिया, तो हमारी तो इज्जत ही नहीं रही भाई। हमारी क्या गुडविल रही कि हमने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो हमको फिर देना ही नहीं चाहिए था टेक्निकली चेक। तो अगर हमारे खाते में पैसे थे और वो चेक क्लियर हो सकता था और फिर भी बैंक ने चेक बाउंस कर दिया, तो हम बैंक पे, हम जिसके अकाउंट होल्डर हैं जिस बैंक के, हम उन पे केस कर सकते हैं, विंडिक्टिव डैमेज, मानहानि का दावा। याद है तुम्हें, जितना छोटा अमाउंट का चेक उतना बड़ा दावा। भाई बड़ा चेक तो किसी का बाउंस हो सकता है, 500 रुपए का किसी का चेक बाउंस हो रहा है, मिनिमम बैलेंस 500 रुपए से ऊपर होता है, तो आदमी क्यों दिया उसने चेक? तो जितना छोटा अमाउंट ऑफ चेक उतना हाई अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है बेटा, तो ये हो गई बात। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कराने का मुझे बड़ा शौक है, सारे क्वेश्चन लास्ट में करते हैं तो बोरियत होती है, बीच बीच में करते जाओ तो जरा हिलते रहता है, दिमाग चलता रहता है। भोलेनाथ ने एक चेक दिया सुरेंद्र को। चेक इशू करने के बाद भोलेनाथ ने रिक्वेस्ट किया, भाई चेक प्रेजेंट मत करना। एक तरफ पार्टी को रिक्वेस्ट किया एंड ऑल्सो गिव अ स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू द बैंक। डिसाइड वेदर द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। यस, स्टॉप पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं पहुंचाया, उसकी आगे की चेन बिगड़ गई, इट इज एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द चेक गेट्स डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। अभी बेटू मैंने तुम्हें 138 पूरा डिटेल में पढ़ाया, एग्जाम में पूरा लिख के आना कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से 138 अट्रैक्ट होता है। 138 में 30, 15, 30 ऐसी टाइम लाइन्स लिखना, पेनल्टी लिखना, डबल द अमाउंट ऑफ चेक, डबल 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 द अमाउंट ऑफ चेक एंड 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट जैसा कोर्ट का निर्देश होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक बात हो गई। और ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें ब्याज का, इंटरेस्ट का पॉइंट पहले लिखवा दिया था, या तो कोर्ट डिसाइड करेगा या फिर 18% विल बी द फ्रॉम द जितना डिले हुआ। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोर्ट में लगता है केस, तब पार्टी जिसका केस चेक है उसको लगता है यार पैसे दो, मैटर खत्म करो, जबरदस्ती चेक चला जा रहा है, केस चला जा रहा है और जेल की सजा तक ना हो जाए, भाई बीवी बच्चे मेरे क्या होगा उनका, तो इट इज कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल वर्ड का मतलब है कि पैसे ले दे के मामला खत्म। कोर्ट के सामने ही आप जाके कह दो कि इन्होंने मुझ पे केस लगाया, आई एग्री, मुझे पैसे देने थे, ये मैं पैसे दे रहा हूँ, और पैसे दे के खत्म। मतलब कॉम्प्रोमाइज भी होता है इसमें पार्टीज में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाता है और कंप्लेंट करने वाला खुद अपनी कंप्लेंट भी वापस ले सकता है। तुमको बस एक लाइन याद रखनी है कि यस, ऑफेंस इज कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब का मतलब होता है पैसे अगर पार्टी ने दे दिए तो कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं कि वो जबरदस्ती पकड़ के आदमी को जेल में डाले कि साला जेल में तो तेरे को डालना ही पड़ेगा, तू समाज में एक कीड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे दे दिए, काम खत्म। कोर्ट इज ऑल्सो वांटिंग कि केसेस निपटें, सो इट इज कंपाउंडेबल, मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट। अब जरा सेक्शन 142 पढ़ लो, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। यहाँ तक आते आते बच्चों की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो इसको बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 142 आप सेक्शन समेत याद रखेंगे क्योंकि इसमें बीच में चेंज, संशोधन, अमेंडमेंट आया है।
कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट केस एडमिट करना, सुनवाई करने का मतलब होता है ट्रायल, ट्राई एन ऑफेंस, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई की कार्यवाही चलना, और कॉग्निजेंस का मतलब एप्लीकेशन लेना कि हाँ हम सुनवाई शुरू करेंगे। तो कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेता है इस लॉ में, वो कौन सा कोर्ट है जो सुनवाई के लिए आपकी अर्जी लेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे का अफसर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मतलब एप्लीकेशन को एंट्री नहीं ले सकता। ऑल्सो राइटिंग में कंप्लेंट होती है बाय द होल्डर ऑफ द चेक, तभी ऐसा होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को जरा देख लीजिए। रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए टू द मेट्रोपॉलिटन ऑफ फर्स्ट क्लास जेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या बोला मैंने? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब ये मत बोलना मैम ये क्या शब्द होते हैं, लॉ पढ़ा देती हूँ, एलएलबी वो करने आ जाओ मेरे साथ, ठीक। बाय द होल्डर ऑफ द चेक, सीधी बात है बेटा, होल्डर ऑफ द चेक का मतलब जिसको पेमेंट मिलना था उसी के, तो मतलब उसी को तो चाहिए ना पैसे। देन within 1 month of the cause of action except if sufficient cause shown। अभी तुम्हें बोला था 30 डेज के अंदर आपको कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बाउंसिंग का नोटिस मिलना, वो हमारा कारण बना एक्शन का, वहां से 1 मंथ या 30 डेज। इसको बढ़ाया जा सकता है, अगर जैसे लॉकडाउन इज अ सफिशिएंट कॉज तो इसको कोर्ट बढ़ा सकता है, इसमें हमें नहीं घुसना है, हमें बस ये लिखना है इफ सफिशिएंट कॉज तो इट कैन बी इंक्रीज्ड। नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class shall try the offense। try the offense का मतलब उसकी सुनवाई करना। ऑल राइट बेटा, तो ये एक बेसिक बात है, इसको समझ के रख लो। अच्छा एक और बात, सपोजिंग बेटा मैं तो हूं भोपाल में, सूरमा भोपाली, मैंने तुम्हें चेक दिया और तुम हो मुंबई में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को मुंबई और दिल्ली से देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए कि मैं हूं भोपाल में और तुम हो मुंबई में, अब केस मुंबई में फाइल होगा कि भोपाल में केस फाइल होगा, क्योंकि दोनों के हाई कोर्ट्स भी अलग हैं, दोनों राज्य अलग हैं, दोनों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग हैं, दोनों के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अलग हैं। तो अब क्या करें जी, क्योंकि अगर केस वहां फाइल हुआ तो मुझे पेशी में वहां जाना पड़ेगा, अगर केस यहां फाइल हुआ तो तुम्हें पेशी में यहां आना पड़ेगा। पेशी मीन्स हियरिंग। सो क्या करें? अब सुशांत का केस तुम देखो, आप बताओ अगर महाराष्ट्र सरकार जो है वो केस दर्ज नहीं कर रही थी तो उन्होंने एफआईआर जाके पिताजी बिहार में तो वहां कर दिया, तो अगर बिहार में केस फाइल हुआ है तो सारी हियरिंग बिहार में होगी, और मुंबई कोर्ट में अगर हुआ है तो सारी हियरिंग मुंबई कोर्ट में होगी। मुंबई कोर्ट में अगर वो केस करते तो सुशांत के पिताजी और बहनों को सबको यहाँ हियरिंग्स में आना पड़ता, और अब उन्होंने वहां कोर्ट केस करा तो जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है सबको बिहार बार बार जाना पड़ेगा जितनी बार हियरिंग होगी। तो दैट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केस कहाँ फाइल हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बहुत ही सरल है पर इसमें परिवर्तन है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इज ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले पता है लोग क्या करते थे, अभी आप बताती हूँ क्या करते थे पहले लोग, पुराने जमाने में, अमेंडमेंट के बाद बहुत चेंजेस हो गए। तो देखो अगर क्रॉस चेक है, बहुत सिंपल है, अगर क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक क्या होता है बेटू? जिसपे 2 लाइंस लिखी हो और जो अक्रॉस द काउंटर नहीं होता, जो सिर्फ किसी बैंकर के थ्रू ही मिलता है। तो अगर क्रॉस चेक्ड है तो जो पेई है उसका बैंकर जहां हो वहां केस होगा। जो पेई है, पेई, भाई मैंने तुम्हें चेक दिया, तुम पेई हो, तुम मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में जो कोर्ट है उसका दायरा चलेगा। याद रखना इस बात को। अगर क्रॉस चेक है तो ब्रांच ऑफ द पेई जहां आपने अकाउंट रखा है मेंटेन। मगर अगर ओपन चेक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन चेक बेटू? ओपन चेक का मतलब जिसमें क्रॉसिंग नहीं है और जो काउंटर पर लिया जा सकता है। तो अगर तुमने भोपाल के मेरे आईसीआईसी बैंक में चेक प्रेजेंट किया है तो बाउंस यहां हुआ है ना, तो फिर यहां का ज्यूरिसडिक्शन लगेगा। मगर इस बात का ध्यान रखना कि जिस कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन में केस आएगा वहीं पर केस लगेगा, इसका आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको क्रॉसिंग पढ़ाना, लास्ट टॉपिक क्रॉसिंग ही बचा है। क्रॉसिंग में आप पढ़ेंगे कि जिसके हाथ में चेक होता है वो उसको खुद भी क्रॉस कर सकता है। तो जैसे मैंने तो आपको ओपन चेक दिया था,
आप भोपाल के आईसीआईसी बैंक में आते, चेक बाउंस होता तो यहाँ भोपाल में केस लगता, आप मुझ पे केस लगाते भोपाल कोर्ट में। बट आप चाहते हो मुझे परेशान करना कि अब तो मैडम को बम्बई बुलवाओ और बार बार उनको आना पड़ेगा, तो अपने आप जल्दी पेमेंट दे देंगी, क्लास छोड़ के कैसे जाएंगी मैम। तो तुमने क्या करा कि मैंने तो तुम्हें ओपन चेक दिया था, तुमने उस पर 2 लाइंस बना के उसको क्रॉस कर दिया। अब जैसे तुमने उसको क्रॉस कर दिया तो जाहिर सी बात है तुमने क्रॉस कर दिया, तो अब तुम्हारा जहाँ बैंक की ब्रांच है वहां पर केस लगेगा, सही में मुझे वहां आना पड़ेगा। तो अगर मेरे को मामला निपटाना है तो मैं पेमेंट ले दे के खत्म करूंगी ना बात यार, काहे प्रोलॉन्ग करूंगी। So this is called section 142, cognizance of offense. Please remember it as an important section. सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं जो बात बोल रही थी पहले, क्या होता था, कुछ लोग बड़े बदमाश होते थे, यू नो। मैंने सपोजिंग तुम अब हो दिल्ली में, अब दिल्ली के स्टूडेंट से बात कर रही हूं मैं अपने, तो तुम हो दिल्ली में, मैंने तुम्हें 5 चेक दिए थे साहब, मैंने तुमसे कुछ कुछ सामान खरीदा था तो 5 एक चेक दिए थे, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 5,000 का, 2,000 का, अलग अलग चेक दिया। तुम भी बड़े बदमाश, तुमने सारे अकाउंट पे ही चेक कर लिए, एक जाके कोयम्बटूर में केस कर दिया, एक भुवनेश्वर में केस कर दिया अकाउंट खोल के। भाई लोग तो कितनी जगह पे अकाउंट खोल सकता है आदमी, तो तुमने एक भोपाल में केस कर दिया, एक दिल्ली में केस कर लिया, 5 जगह केस कर दिया। मैं घूमती जा रही हूँ, 5 हियरिंग्स को अटेंड करते। तो भैया लॉ ने कहा ये नहीं चलेगा, जानबूझ के आप किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। तो जिस जगह आपका पहला केस आपने दर्ज करा, बाकी सारे कोर्ट्स वहां के केसेस पहले कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक ही पेई और एक ही ड्रॉअर के बीच के मतभेदों को एक ही कोर्ट डील करेगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। नहीं तो पहले लोग बहुत परेशानी क्रिएट करते थे इस तरह की, ये होता था रियल लाइफ में। क्योंकि मैंने एलएलबी जब किया था तो मैंने ना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की पे थीसिस सबमिट करी थी, गोल्ड मेडल मिला था मुझको, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था बॉस। तो अब क्या हुआ कि तब मैंने जब थीसिस लिखी थी तो बहुत सारे केसेस पढ़े, तो एक आदमी 10-10 जगह केस लगा देता बैंक अकाउंट खोल खोल के नया, और जिसका चेक होता था उसकी तो मटिया पलीत हो जाती थी। तो लॉ ने कहा जहां पर 1 केस है, 1 से ज्यादा केस है बाय द सेम पेई अगेंस्ट द सेम ड्रॉअर, दोनों पार्टी सेम है, तो फिर such court shall transfer the case where having jurisdiction where first case was filed. I hope you understand what I said and I am very very sure कि तुम negotiable को real life से connect करके पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा होगा। और अगर मजा आ रहा होगा और तुमने comments में नहीं लिखा है थैंक यू मैम, तो फिर मुझे क्या लगना चाहिए? मुझे तो फिर भी कुछ नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि मेरा तो बस यही है कि मेरी यही सेटिस्फेक्शन है कि तुम्हारी समझ डेवलप हो। लिटरली तुम्हारे मार्क्स से तुम्हें ही फायदा होना है, मुझे कुछ फायदा नहीं होना। तुम्हारी रैंक से तुम्हें ही फायदा होना है, मुझे कुछ फायदा नहीं होना। मुझे तो सिर्फ एक प्राइड फील होता है कि हाँ भाई फर्स्ट रैंक इन इंडिया अपना स्टूडेंट है, इससे ज्यादा क्या। परंतु जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इतने सारे बच्चों की समझ डेवलप कर रही हूं मैं, कि जब उनको लगे कि नेगोशिएबल का कोई मुद्दा उनके सामने आया और वो किसी को कंसल्टेंसी दे, तो उनको याद आएगा कि बेसिक्स तो मैम ने डेवलप किए थे नेगोशिएबल के, बस उसी वही हमारी खुशी है। टीचर्स की इसी में खुशी होती है। जो अंदर तक टीचर होता है ना, बिल्कुल असली वाला, जिसको पढ़ाने में मजा आता है, पैशन होता है, उसकी खुशी ही बच्चे के चेहरे का वो नॉड है कि हाँ मेरे को समझ आया। इट इज सो इसीलिए बस मैं कहती हूँ कि थोड़ी खुशी मुझे चाहिए, उसमें लिखा हुआ चाहिए। ओके बच्चे, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगी मैं तुम्हें, इंटरिम कॉम्पनसेशन सेक्शन 143A, ये सेक्शन भी मैं चाहूंगी कि तुम नंबर से याद रखो। जरा सा पॉइंट है, कभी कभी क्या होता था, कोर्ट केस बहुत लंबे खिंचते हैं पहले। अब तो खैर कोर्ट्स को निर्देश है कि 6 महीने में निपटारे करो, फास्ट स्पीडी ट्रायल करो। मैं अभी एलएलबी नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना एग्जाम में आता है उतना सुनो। तो 143 में जब लोगों को, जज को लगे कि बहुत लंबा केस खिंच रहा है, तो वो लोग इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड करवा सकते हैं पेई को। कैसे? मेरे ऊपर तुमने 1 लाख रुपए का केस किया और केस खिंचे चले जा रहा है, तो तुम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि मुझे इंटरिम कॉम्पनसेशन कुछ तो दिलवा दीजिए। अगर मैं केस जीता तो वैसे भी पूरे मुझे मिलने, अगर मैं केस हारा तो मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, बैंक के ब्याज के साथ वापस कर दूंगा।
पर अभी कुछ तो कॉम्पनसेशन दिलवाइए, इस पार्टी को मुझको देने थे पेमेंट। तो कोर्ट को ऐसा लगा, उनकी डिस्क्रिशन पे रखा गया है, तो वो 20% तक इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकते हैं। 20% तक। अगर तुमने मुझ पे 1 लाख का केस किया है तो 20,000 रुपीज तुम्हें कोर्ट का फाइनल फैसला आने के पहले ही इंटरिम कॉम्पनसेशन दिलवाया जा सकता है। इंटरिम कॉम्पनसेशन जब तुमको मिलेगा, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके 60 डेज में, मैं केस बाद में हारूं या मैं जीतूं, आज तो मुझको 20% देना पड़ेगा। ऑल्सो जिस दिन कोर्ट ऑर्डर देंगे उसके 60 डेज के दिन मैं नहीं कर पाई तो एडिशनल 30 डेज मुझको और मिलेंगे। कल को तुम केस जीत गए तो बचा हुआ 80 तो मुझे देना ही पड़ेगा। कल को मैं केस जीत गई, प्रूव कर दिया कि मेरे को चेक के पेमेंट तुम्हें नहीं करना था, तो तुम मुझे वापस करोगे पैसा विद बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि तुमने मेरा उतने दिन का इंटरेस्ट लॉस करा दिया अपनी इंटरिम कंपनसेशन लेकर। तो इसलिए ध्यान रखना, ये मैंने तुमको लिखवा दिया है पूरे नोट्स में, मैंने डिटेल में इसको लिखा है। सुन के कंसेप्ट फॉर्म करो। क्या कहा मैंने? क्योंकि केस लंबे खिंचते हैं, आज की डेट में सेक्शन 143 प्रोस्पेक्टिव है, इसकी एप्लीकेबिलिटी आगे के केसेस पे है, रेट्रो पुराने केसेस पे नहीं है। इसमें लिखा है कि अगर लंबा केस खिंच रहा है तो जिस पार्टी ने कंप्लेंट की है कि मुझे पेमेंट मिलना चाहिए, जिसका चेक बाउंस हुआ है, वो कह सकता है मुझे इंटरिम कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। 20% तक इंटरिम कॉम्पनसेशन दिलवाई जा सकती है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेंगे विदिन 60 डेज मुझे देना पड़ेगा। मैं मान लो मेरा चेक था, नहीं तो 30 डेज एडिशनल मिलेंगे। अगर मैं केस जीत गई, मेकर ऑफ द चेक, तो तुम मुझे पैसे वापस करोगे। जब वापस करोगे उसमें भी 60 डेज में वापस करना है मेरे केस जीतने के बाद, और नहीं तो 30 एडिशनल मिल जाएंगे। और बैंकिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये जरूर देख लेना एक बार बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, तो वो पकड़ न लें वो वहां पर। कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस फाइनेंशियल ईयर में फैसला हुआ उस साल के पहले दिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट पब्लिश किया, ये बहुत लॉज में बेटा बैंक रेट काम आता है। तो आरबीआई तो बार बार रेट चेंज करता रहता है अपना बैंक रेट इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है जहां पेमेंट हो रहा है, फैसला हुआ है, उसके फर्स्ट डे जो आरबीआई ने बैंकिंग रेट डिक्लेयर किया है उस रेट से मुझको ब्याज भी मिलेगा। सिंपल भाई, ऐसा है, रिवाइंड कर लेना, वीडियो फिर से देख लेना, बट करके जाना, छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद बेटू नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन 148। अब सुनो तुम क्या हुआ। कोर्ट के समक्ष हम दोनों पहुंचे, तुम और मैं। तुमने मुझ पे केस किया था 1 लाख रुपए का, मुझे तुम्हें पैसे नहीं देने थे, मैं बहुत श्योर हूं। कोई कंफ्यूजन में मैंने तुम्हें चेक दिया था, मुझे गुड्स नहीं मिले थे, मैं अपनी बात फिर भी प्रूव नहीं कर पाई, ये इंडिया में होता है, और मैं केस हार गई। अब मैं केस हार गई का मतलब कि मुझे पेमेंट देने को कह दिया लोअर कोर्ट ने, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। मैंने जब गुड्स पाए नहीं तो मैं क्यों पेमेंट दूं, पर फिर भी मैं केस हार गई, तो अपील करने का तो मुझको मौका मिलना चाहिए। जब मैं अपील करने जाऊंगी बच्चे, ये हर जगह का कायदा है, चाहे इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, कंपनी लॉ हो, ग्रेच्युटी, बोनस, पीएफ, सारे लॉज में एक अथॉरिटी जब फैसला देती है और उसके विरुद्ध आप हायर अथॉरिटी पे अपील करते हो, तो आपको कुछ परसेंटेज, जो सब जगह अलग अलग है, डिपॉजिट करना पड़ता है बिफोर गोइंग अप। वो इंटरिम कॉम्पनसेशन अलग गया, ये मैं केस हार गई हूं, अब मुझे फिर से 20% तक जमा करना पड़ सकता है बिफोर गोइंग इनटू अपील। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये अलग है, वो कंपनसेशन अलग दे दिया था 20। हाँ भैया 40% अंटे में गया आदमी के, केस तो जब होगा तब होगा, 20 पहले दे चुका और 20 अब दे रहा है, 40% तो यूं ही लग गए उसके। कोर्ट कचहरी का मामला इंडिया में बहुत बेकार है बच्चे, और ये रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान आया है, रेट्रो बैकडेट से। बैकडेट के प्रावधानों में भी एप्लीकेबल हो गया है कि पुराना केस लॉन्च हुआ था उस दिन ये रूल नहीं था, पर आज आप अप्लाई कर रहे हो, किसी अपील में जा रहे हो, तो 20% आपको जो भी लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट जो है उसने जो भी फैसला दिया है उसका 20% आप पहले जमा करो, फिर अपनी बात को कहने के लिए ऊपर जाने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। फाइनली मैं वहां आके वहां जीत गई, वहां पर अगर मैं जीत गई, इफ आई एम एक्विटेड देयर, एक्विटेड का मतलब फ्री, बरी, आई एम एक्विटेड, तो अगर मैं वहां पर फ्री हो गई, जीत गई केस हायर कोर्ट में, तो फिर मुझको पैसे वापस मिल जाएंगे, सेम स्टोरी। पर भैया अभी तो लग गए ना, पहले इंटरम में 20 लगवा दिए थे, अभी अपीलेट में 20 लगवा दिए,
भजन कीर्तन करवा लो, ये इंडिया का नियम चल रहा है। एनीवेज, अब वो जो भी है, दोनों पार्टीज का अपना अपना है। सो प्लीज रीड दिस। 2 अलग अलग सेक्शन है, एक इंटरिम कॉम्पनसेशन, एक एपेलेट बॉडी। अब इतना सारा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इतना तो मेरा हक बनता है कि तुमको एपीटी के ऐप में जाके प्लीज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना है। अगर तुम ऑब्जेक्टिव टाइप अराउंड 100 क्वेश्चंस मैंने छांट के सब जगह से खुद प्रिपेयर करके इधर उधर की बुक से मैनेज करके पूरी एक पेपर्स बनाए। 100 क्वेश्चन है, अगर तुम वो 100 के 100 क्वेश्चन सही कर लो तो मैं मानूंगी कि मैंने पढ़ाया और तुमने पढ़ा और भेजे में घुसा, और 100 के 100 क्वेश्चन सही कर दिए तो तुम एग्जाम में 100% नेगोशिएबल का पेपर सही करके आओगे, और किसी को भी तुम पढ़ाने बैठ गए तो तुम अच्छे से पढ़ा लोगे। तो इतना तो मेरा हक बनता है यार कि इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू क्लोज नेगोशिएबल। 2 लेक्चर्स बचे हैं, एक 9th और एक 10th। वी आर ऑलरेडी ऑन दी 8th। इतना तो करो मेरे बच्चों कि डाउनलोड दी ऐप इमीडिएटली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और दोनों टेस्ट जाके दो। 100 MCQs हैं। टेस्ट नंबर 1 की थोड़ी टफनेस कम है, वो जो बच्चे मेरे छोटे चुन्नू मुन्नू CS फाउंडेशन के बच्चे हो गए, अब नाउ सी सीट में तो खैर ये नहीं है, बट CS एग्जीक्यूटिव में थोड़ा इजी आता है ये, और LLB में भी थोड़ा इजी आता है, बट CA इंटर वालों के में ये थोड़ा टफ आता है। सो मैंने 2 लेवल के MCQs दिए हैं। दोनों लेवल के MCQs में से एक भी क्वेश्चन अगर तुमको लग रहा है मुझको नहीं बना, तो तुमने नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को रिपीट करो। इज दैट क्लियर? तो इतना तो मेरा हक बनता है बॉस, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ऑल्सो मेरा ये हक बनता है कि 8th डे के क्लोजर पे अब तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके लिखोगे, यस मैम, थैंक यू, यू मेड नेगोशिएबल इजी फॉर मी। ऑल राइट, लेट्स सी हाउ मेनी थैंक यूज आई कैन गेट। सो दैट्स इट फॉर द डे। वी क्लोज डे नंबर 8 of Negotiable Instruments Act. Tomorrow I shall see you with day number 9, and just one more day and we will close negotiable. Thank you. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।